आज के इस करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक रूप से स्वागत है। आज है 5 फरवरी 2025 और जो भी करंट अफेयर्स से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आपके बीच लेकर आया हूं। आप देख रहे हैं विद्या जी के पॉइंट और आपका इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी करंट अफेयर से इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर इस पर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो आइए इस वीडियो लेक्चर को अब शुरू करते हैं। पुरुष हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है सराची राड बंगाल टाइगर्स ने। हैदराबाद तूफान्स को उसने हराया। देखिए, हॉकी इंडिया लीग, हॉकी इंडिया जो हमारे यहाँ संस्था है हॉकी इंडिया, इसके द्वारा यह आयोजित किया जाता है। ठीक है, और इस बार यह 7 साल के बाद आयोजित किया जा रहा है और यह 6वां संस्करण है, यानी 6th सीजन है। और इस बार महिला हॉकी इंडिया लीग भी आयोजित किया गया साथ में ही। उसको किसने जीता है आपको पता है? उसको जीता है ओडिशा वॉरियर्स ने। ओडिशा वॉरियर्स ने उस खिताब को जीता है। ठीक है, और उसने सुरमा हॉकी क्लब को हराया था। पुरुष हॉकी इंडिया लीग से संबंधित और भी कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि इस आयोजन में बेस्ट गोलकीपर का जो अवार्ड है वो विक्रमजीत सिंह को मिला है। हैदराबाद तूफान्स के प्लेयर हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सुखजीत सिंह को मिला है, बंगाल टाइगर्स के प्लेयर हैं। टॉप स्कोरर रहे, यानी जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किया इस टूर्नामेंट में, वे थे जुगराज सिंह, बंगाल टाइगर्स के। फेयर प्ले अवार्ड मिला है यूपी रुद्राज को। अपकमिंग प्लेयर ये मिला है अर्शदीप सिंह को। अर्शदीप सिंह भारत के एक भारतीय क्रिकेटर भी हैं, तो यहाँ पर ये क्रिकेटर नहीं है, हॉकी के प्लेयर हैं, अलग हैं, जो हैदराबाद तूफान्स के लिए खेलते हैं। बीसीसीआई ने बेस्ट डेब्यू पुरुष खिलाड़ी किसे चुना है? तो सरफराज खान, इनको चुना है बेस्ट डेब्यू पुरुष खिलाड़ी। और महिला खिलाड़ी कौन रहे हैं बेस्ट डेब्यू? आशा शोभना। महिला अंडर 19 T20 विश्व कप किसने जीता है? तो यह जीता है भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर। मलेशिया में यह खेला जा रहा था। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, तो वहाँ पर यह आयोजन किया गया। तो उसमें दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत की अंडर 19 महिला T20 टीम ने विश्व कप जीता। ये दूसरी बार जीता है। ठीक है, इससे पहले जो 2024 में पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वो अंडर 19 नहीं था, तो उसमें भी दक्षिण अफ्रीका को भारत ने हराकर, जो पुरुष टीम है सीनियर पुरुष टीम, उसको हराकर भारत ने T20 का वर्ल्ड कप जीता था। ये महिलाओं का है और अंडर 19 टीम का है, दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। किस राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनाने की घोषणा बजट 2025-26 में की गई है? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स वैसे एयरपोर्ट्स होते हैं जो किसी नई जगह पे बनाए जाते हैं जहां पहले से कोई एयरपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो ये बिहार में बनाने की घोषणा हुई है। बजट 2025-26 में 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? आप जानते हैं कि भारत ने 2047 तक
2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना देखा है। विकसित राष्ट्र बनाना है अपने देश को 2047 तक। तो उसी के तहत यह लक्ष्य रखा गया है इस बार के बजट में कि 2047 तक 100 गीगावाट बिजली का उत्पादन हम लोग करेंगे परमाणु ऊर्जा का। आप जानते हैं डिफरेंट तरह की एनर्जी होती है, हाइड्रो पावर होता है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। तो परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कितना, उसकी क्षमता कितनी होनी चाहिए, ऐसा लक्ष्य रखा गया है 2047 तक 100 गीगावाट। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टि से, VVI है, ये नोट कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए डिजिटल ढांचे के विकास के तौर पर वित्तीय समाधानों के लिए किस संयुक्त प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाएगी। तो डिजिटल तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वित्तीय लेन देन हो, उसके लिए भारत ट्रेड नेट, इसकी स्थापना की जाएगी। बजट में इसकी घोषणा की गई है। मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए बजट 2025-26 में कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है। बजट जो अभी प्रस्तुत हुआ है 1 फरवरी को, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा उन्होंने घोषणा की है, ये लॉन्च की है कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को लॉन्च किया गया है। आप जानते हैं भारत में मेक इन इंडिया 2015 में उसको लॉन्च किया गया था। तो उसी को सपोर्ट करने के लिए वैसे सेक्टर जहाँ पे अभी भी मैन्युफैक्चरिंग अच्छा नहीं है, तो वैसे एरियाज में इस पर फोकस किया जाएगा। शहरों के विकास के लिए कितने रुपए का अर्बन चैलेंज फंड स्थापित किया जाएगा। तो 1 लाख करोड़ रुपए का यह अर्बन चैलेंज स्थापित किया जाएगा, अर्बन चैलेंज फंड। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए राज्यों को बिना ब्याज के कितने रुपए तक का लोन 50 वर्षों के लिए दिया जाएगा। आपको याद रखना है 50 वर्षों के लिए दिया जाएगा और यह पैसा होगा 1.5 लाख करोड़ रुपया। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको आधारिक अवसंरचना कहते हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकारों को यह पैसा दिया जाएगा। कवच क्या है? तो कवच है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। ट्रेन में सुरक्षा व्यवस्था को अच्छी करने के लिए यह सिस्टम लाया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले परीक्षाओं की दृष्टि से, VVI है, ये नोट कर लीजिए। 100 जिलों में किसानों को मुफ्त में बिजली, उर्वरक, कृषि उपकरण और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए। यह प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना, इसको शुरू करने की बात कही गई है। वैसे 100 जिलों में जहां पर अभी भी कृषि का उत्पादन अच्छा नहीं है, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है, उस पर इसमें फोकस किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लेने की सीमा कितने रुपए करने की घोषणा बजट 2025-26 में की गई है। तो अभी तक जो KCC है, KCC, इसके तहत अभी 3 लाख तक के लोन दिए जाते हैं अभी तक। ठीक है। लेकिन अब जो है इसकी सीमा को 5 लाख रुपए कर दिया गया है, 5 लाख रुपए। ठीक है। दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए मसूर, तुअर और उड़द जैसी दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कितने वर्ष के लिए मिशन की शुरुआत की जाएगी। बजट में ऐसी घोषणा की गई है कि भारत में आत्मनिर्भर दलहन मिशन की शुरुआत की जाएगी। यह 6 वर्ष के लिए शुरू किया जाएगा और जो अभी वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है 2025, 1 अप्रैल से जो शुरू होगा,
31 मार्च 2026 तक 2025-26 के लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है बजट में इस मिशन के लिए। आत्मनिर्भर दलहन मिशन, आप जानते हैं कि भारत जो है आत्मनिर्भरता का लक्ष्य लेकर चल रहा है। बजट 2025-26 में उच्च उपज वाले बीजों के लिए कौन सा मिशन शुरू करने की घोषणा हुई है? तो यह है काका राष्ट्रीय मिशन, जिसमें उच्च उपज वाले बीजों का विकास किया जाएगा और पहले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन भी बजट में किया गया है। जितने भी कृषि से संबंधित मिशन लॉन्च किए गए हैं या जो भी योजनाएं और कार्यक्रम है, आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से मेरी बातों को सुनिए। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने अभी नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब रेहड़ी पटरी वालों को भी क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। उसकी लिमिट क्या होगी? पीएम स्वनिधि योजना 2020 में कोरोना के बाद शुरू किया गया था। 10,000 लोन दिया जाता था। अभी अगर आप उसका सही से पेमेंट करते हैं तो 30,000 तक का लोन दिया जाता है। ठीक है, तो अभी यह जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनके लिए भी यह योजना शुरू की गई है। क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा जिसकी लिमिट 30,000 रुपया होगी। ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट करने वाला जो पार्टनर है वो सिडबी को बनाया गया है। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी क्या स्थापना है, क्या आपको पता है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए कि सिडबी की स्थापना कब हुई है। किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा? मखाना बोर्ड बिहार में स्थापित करने की बात बजट 2025 में जो अभी प्रस्तुत किया गया है उसमें वित्त मंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। किस क्षेत्र के विकास के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र, आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन का नाम सुना होगा, तो अब यह मछली और जलीय कृषि के लिए शुरू किया जाएगा। VVI। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आता हूं सारे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं लेकर आता हूं। कौन सा राज्य नक्सल मुक्त घोषित हुआ है? तो कर्नाटक अभी नक्सल मुक्त घोषित किया है खुद को, क्योंकि अभी उसका अंतिम जो नक्सली है लक्ष्मी नाम का, उसने आत्मसमर्पण कर दिया है सरकार के सामने। कितने गिग वर्कर्स को ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा? आपको पता है गिग वर्कर्स किसको कहा जाता है? गिग वर्कर्स जो आपके लिए जो जोमेटो में जो काम करते हैं, फ्लिपकार्ट में काम करते हैं, जो डिलीवरी बॉय हैं, यही गिग वर्कर्स हैं, क्योंकि अस्थाई नहीं है। ठीक है, तो इनको अभी ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा 1 करोड़ लोगों को। ठीक है, जो गिग वर्कर्स के रूप में काम करते हैं, और इनको एक पहचान पत्र दिया जाएगा। सरकार ने बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा को बढ़ाकर कितने फीसद कर दिया है? तो यह 100% कर दिया गया है। FDI की जो सीमा है, अभी तक 74% तक विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बीमा क्षेत्र में हो सकता था, अभी यह 100% कर दिया गया है। ठीक है, किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा? तो यह भारत नेट योजना जो 2015 में
शुरू की गई थी यह योजना, जिसके तहत ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिया जा रहा है इंटरनेट के लिए। तो उसी योजना के तहत सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ा जाएगा ब्रॉडबैंड कनेक्शन के द्वारा। स्कूल और उच्चतर शिक्षा के छात्रों को भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकों को मुहैया कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो भारतीय भाषाओं में डिजिटल पुस्तक, यानी कि वो आपके पास हार्ड कॉपी नहीं होगी, सॉफ्ट कॉपी होगी। तो इसके लिए एक योजना शुरू करने की बात अभी बजट 2025-26 में की गई है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना इसका नाम है। AI एक्शन समिट 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह पेरिस में किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता करेंगे फ्रांस और भारत। याद रखिएगा, हमारा देश इसकी अध्यक्षता करने वाला है। आर्थिक सर्वेक्षण में विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए 10 सालों तक हर साल कितने फीसद की दर से विकास करने की बात कही गई है? भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक हम एक विकसित राष्ट्र बनेंगे। तो उस लक्ष्य को अगर हासिल करना है तो आर्थिक सर्वेक्षण जो 2024-25 के लिए प्रस्तुत किया गया, आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के द्वारा वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं और आर्थिक प्रकोष्ठ जो है आर्थिक विभाग के तहत वह तैयार करता है मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्ग निर्देशन में। ठीक है, तो उसने यह बताया है कि अगर भारत को विकसित राष्ट्र 2047 तक बनना है तो यहाँ से अभी जो 10 साल तक आपको 8% के विकास दर कम से कम होनी चाहिए, तभी यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितने अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी? तो यह 50,000 जो स्कूलों में है अटल टिंकरिंग लैब, अटल लैब जिसे भी कहा जाता है, वो 5 वर्षों में 50,000 स्थापित किए जाएंगे, ऐसा बजट में कहा गया है। सरकार असम में कितनी वार्षिक क्षमता वाला एक यूरिया प्लांट की स्थापना करेगी? आपको पता है कि भारत जो है यूरिया आयात करता है, सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ इसका उत्पादन नहीं होता है। तो अभी बजट जो प्रस्तुत किया गया उसमें कहा गया कि असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता होगी। ऐसा एक प्लांट, नया प्लांट असम में स्थापित किया जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके आने वाले परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कहां से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वी-शॉट्स मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो चांदीपुर उड़ीसा से इसका परीक्षण किया गया है। भारत ने स्वदेशी पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम बनाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। यह मिसाइल प्रणाली कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के किसी भी ड्रोन या अन्य लक्ष्यों को सटीक तरीके से नष्ट कर सकता है। कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे? तो ये हैं शुभांशु शुक्ल, जो पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएंगे। तो ध्यान में रखिएगा इसको। बजट 2025 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को सबसे अधिक राशि आवंटित किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय को किया गया है। बजट में सबसे अधिक राशि रक्षा मंत्रालय के लिए आवंटित की गई है और यह राशि है 6.81 लाख करोड़ रुपया। आपको पता है कि रक्षा मंत्रालय ने 2025 को रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया है, तो बजट तो चाहिए ज्यादा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में
किस क्षेत्र को पुराना युद्ध घोड़ा कहा गया है? पुराना युद्ध घोड़ा, आपको पता है कि हमारे अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान होता है, इसीलिए सेवा क्षेत्र को पुराना युद्ध घोड़ा कहा गया है। आपको पता है कि अर्थव्यवस्था का प्रथम इंजन किसको कहा गया है? तो कृषि सेक्टर को कहा गया है अर्थव्यवस्था का प्रथम इंजन, जो प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। वित्त वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक भारत के कृषि क्षेत्र ने कितने प्रतिशत तक की वार्षिक वृद्धि दर दर्शाई है? तो यह 5% रहा है। ठीक है, जो कृषि की ग्रोथ रेट है वो 5% रही है इस पीरियड के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्र पहल शुरू की है? तो यह आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित किया है? यानी पाइप के माध्यम से हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाटा स्टील ने यह विकसित किया है। हाल ही में अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नई तकनीक विधि विकसित की है? अल्जाइमर क्या है? अल्जाइमर है मस्तिष्क की एक बीमारी जिसमें हम जो लोगों के जो तंत्रिका है, जैसे उम्र बढ़ने से याददाश्त कमजोर होने लगती है। ठीक है, तो हमारा जो व्यक्ति की तांत्रिक जो तंत्रिका शक्ति है वो तंत्रिका धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, उसको नुकसान होने लगता है, इसलिए इस तरह की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि एक तरह का प्रोटीन का जमाव दिमाग में होने लगता है। तो यह चीन ने भी विकसित किया कि इसको तेजी से आसानी से पता लगाया जा सके। हाल ही में किसके द्वारा भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो यह विमोचन किया गया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है हरियाणा ने। हाल ही में नस्ली दवाओं के दुरुपयोग से लड़ने के लिए किस राज्य के पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और अलायंस इंडिया ने सहयोग किया है? आप उड़ता पंजाब फिल्म देखे होंगे, उसमें पंजाब में जो नशा है वो काफ़ी ज़्यादा, वहाँ के जो युवा हैं वो नशे के चक्कर में पड़ रहे हैं, तो वहाँ की सरकार ने अभी यह सहयोग किया है। ये वहाँ का स्वास्थ्य विभाग, वहाँ की पुलिस और वहाँ एक अलायंस इंडिया संस्था है, इन तीनों ने सहयोग किया है ताकि वहाँ पर नस्ली दवाओं का जो दुरुपयोग है उसको रोका जा सके। हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत पर्व 2025 महोत्सव का आयोजन किया गया है? इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। हाल ही में किस देश ने पहला डीप सी रडार विकसित किया है? तो यह विकसित किया है चीन ने। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन 2024 की रिपोर्ट के अनुसार रीडिंग लेवल और स्कूलों में पेयजल के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। भारत और किस देश ने स्वास्थ्य पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इंडोनेशिया के भी राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे, तो उन्हीं के आने पर यह भी समझौता किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। हाल ही में कौन सा राज्य भासिनी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बना है? तो यह है त्रिपुरा। भासिनी जो है भारत के द्वारा एक एआई टूल है जो भाषा का अनुवाद करता है, भारतीय भाषाओं को अलग अलग लैंग्वेज में अनुवाद कर सकता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है? तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, इन्होंने हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया है एक्सपेरियम पार्क में, जहां पर प्रकृति और मनोरंजन का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट मंजूरी दी है? पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हाल ही में किस देश ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो सेंट्रल बैंक अमेरिका की जो है फेडरल बैंक, अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक, वो है फेडरल बैंक। तो उसको जो है डिजिटल करेंसी न बनाना है न उपयोग करना है, ऐसी बात कही गई। तो अमेरिका के द्वारा यह निर्णय लिया गया है ट्रम्प के आने के बाद। हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किस शहर में नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? तो वाराणसी में स्थापित किया गया है। हाल ही में जापान के बाद यूरो ड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला दूसरा एशियाई प्रशांत देश कौन बना है? तो यह भारत बन गया है। क्योंकि भारत बना है इसलिए ये वीवीआई हो गया। कौन सा बंदरगाह 2027 तक 10 मिलियन TEU के साथ शीर्ष वैश्विक बंदरगाहों में प्रवेश करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन जाएगा? TEU इसका मतलब होता है 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट। ठीक है, यह एक कंटेनर की साइज होती है, यानी कि जो माल ढुलाई होती है उसकी क्षमता इसमें प्रदर्शित की जाती है। तो एक 20 फीट का जो कंटेनर है उसको TEU कहा जाता है। और इतनी 10 मिलियन की क्षमता हासिल कर लेगा जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। इसको नहावा सेवा एयरपोर्ट, इसको नहावा सेवा पोर्ट भी कहते हैं। और ये भारत का सबसे ज़्यादा माल ढुलाई करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है माल ढुलाई के मामले में। ठीक है, तो इसकी क्षमता हो जाएगी 10 मिलियन 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट, जिसे शॉर्ट में TEU कहते हैं। विश्व न्याय परियोजना द्वारा जारी रूल ऑफ इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 29वां स्थान दिया गया है भारत को। साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक भारत ने कहां आयोजित की? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान के तहत लाइसेंस प्रदान किया है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है। कहाँ पर यह मंदिर? वृंदावन में है, बांके बिहारी मंदिर। यानी कि इसको विदेशी अब सहयोग मिल सकते हैं, विदेशों से पैसे मिल सकते हैं इस मंदिर को। हाल ही में अमेरिकी विकास एजेंसी USAID ने किस देश में अपने सभी विकासात्मक सहायता कार्यक्रम निलंबित कर दिए हैं, यानी रोक दिए हैं? तो बांग्लादेश। आप जानते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच अभी काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ चुका है। हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने लगातार 7वीं बार किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये हैं बेलारूस के राष्ट्रपति। उन्होंने 7वीं बार ये चुनाव जीता और वहां के राष्ट्रपति बन गए हैं। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस से आयातित सभी सामानों पर 25% टैरिफ की घोषणा की है? तो कोलंबिया पर उन्होंने वहां से जो सामान आएगा उस पर 25% टैरिफ लगा दिया है, ताकि उसका सामान अमेरिका में महंगा हो जाए और वह नहीं बिक सके। ठीक है, एकीकृत पेंशन योजना UPS कब से लागू करने की मंजूरी दी गई है? तो 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू कर दिया जाएगा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है पंजाब। किस राज्य ने 26 जनवरी को मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर लॉन्च किया है? तो यह किया है नागालैंड ने।
हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया गया है? तो सरला एविएशन ने यह प्रस्तुत किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया है? तो यह क्या है? मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर उन्होंने अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। 4 फरवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो हम लोग मनाते हैं हर एक साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हर एक साल 2 फरवरी को, क्योंकि इसी दिन रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर कन्वेंशन जो है वो 2 फरवरी को हुआ था। उसी की याद में हर एक साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। तो ये रहे आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी परीक्षाओं के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए दोस्तों। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे जो मेहनत होते हैं उसको जो ऊर्जा मिलती है हमें मेहनत करने की आप लोगों के लिए, वो आपके सब्सक्रिप्शन से मिलती है, आपके लाइक शेयर और कमेंट करने से मिलती है। लगातार जुड़े रहे हमारे चैनल से, आपको काफ़ी अच्छे वीडियो और आपके एग्ज़ाम में आपको सफलता दिलाने में काफ़ी सार्थक सिद्ध होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।